हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। मैं गौरव कुमार सिंह आप लोगों का एक बार फिर से अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि पिछले लेक्चर पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में, और वह इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोगों ने डिस्कशन किया था किसी रेगुलर शेप के लिए। तो आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा वह यह होगा कि अगर वह शेप हमारा रेगुलर न होकर इरेगुलर शेप का हो तो उस पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा। तो आइए अब इस पर हम देख लेते हैं कि अगर रेगुलर हो तो कैसे निकाला गया था, इसको बताया गया था। अब अगर शेप हमारा इरेगुलर होगा तो उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकाला जाता है, इसकी चर्चा हम कर लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं आर इरेगुलर शेप। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बेटा कि फॉर इरेगुलर शेप। तो अब इरेगुलर शेप के लिए अब कहा जाएगा कि अब हम कोई एक शेप ले लेते हैं और यह शेप हमारा कैसा है, इरेगुलर है। क्लियर है। अब कहता कि अब इस पृष्ठ पर हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा तो उसको फाइंड आउट करना है। तो हमने कल छोटी सी बात बताई थी, अगर हमारा इरेगुलर शेप होगा तो हम छोटे छोटे खंडों में इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं, और किसी एक खंड का हम मान निकालते हैं, उसके बाद से उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल जाता है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाता है। तो आइए अब हम इस पर थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो अब कहा गया है कि इस शेप में या इस आकृति में या इस पृष्ठ में हम एक अल्पांश ले लेते हैं, और वह अल्पांश हम क्या मान लेते हैं, मान लेते वह अल्पांश हमारा क्या है, डीए है, और इस पृष्ठ का जो टोटल क्षेत्रफल है वह कितना है, कैपिटल ए है। क्लियर है। तो इस कैपिटल ए पृष्ठ में हमने एक अल्पांश ले लिया, डी ए ले लिया। अब कहता है कि अब यह तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही, आप जानते ही होंगे। तो ये सब हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड्स हो गए, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कह देंगे। तो ये सब हमारे क्या हो गए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक सरफेस है, तो उस सरफेस का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल ए है, और इस कैपिटल ए क्षेत्रफल में हमने एक अल्पांश क्षेत्रफल ले लिया जिसको कहा गया यहाँ पे डी ए। क्या कहा गया यहाँ पे, डी ए। अब इस डी ए का अपना कुछ न कुछ एरिया वेक्टर होगा। तो हमने बताया था कि जब भी हम किसी प्लेन की बात करते हैं तो उस प्लेन का परपेंडिकुलर बाहर की ओर उसका क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। यानी अब इस प्लेन का डायरेक्शन किधर होगा, आउटवर्ड होगा, टू द सरफेस। तो अब इसका हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, इसका एरिया वेक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, वेक्टर डीए कहते हैं। और यही जो होता है यही हमारा क्या बताता है, यूनिट वेक्टर यान, जो एकांक सदिश होता है। तो जब भी हम वेक्टर लेके चलते हैं तो यूनिट वेक्टर यान हमारा लगता है, क्लास फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो अब कहता है कि इस अल्पांश का जो परपेंडिकुलर हो गया हमारा, या इस अल्पांश का जो डायरेक्शन हो गया, क्या निकल के आ गया, वेक्टर डीए। और यह जो है इस इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे हैं, वेरी सॉरी, तो अब क्या कहा गया है कि अब यह जो है इस एरिया वेक्टर से यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं यह कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो अब हम इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे और फिर उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, तो टोटल सरफेस का क्या निकल के आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब आगे अब इस पे हम चर्चा करते हैं। तो एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं कि एक पृष्ठ है जो वैद्युत बल रेखाओं में स्थित या किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, कैपिटल ए है। इसमें एक अल्पांश हमने ले लिया डी ए, और इस डीए से
इसके सरफेस से परपेंडिकुलर इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर होगा, जिसको वेक्टर डी ये कहा गया है। और यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड से यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से कितना एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो अब क्या निकाला जाएगा, इस छोटे से भाग के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो पहले क्या निकालेंगे, डीए के लिए वैद्युत फ्लक्स। तो अब क्या निकाला जाएगा, जो यह स्मॉल पार्ट है, इस स्मॉल पार्ट के लिए हम क्या निकाल देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब पार्टिकल हमारा छोटा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा, क्योंकि कल बताया गया था कि फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है, एरिया पे। अगर एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, कम होगा। तो अब जब एरिया छोटा है तो छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स भी हमारा क्या होगा, छोटा ही होगा। तो उसको हम क्या कह देते हैं, डी फाई ई से कह देते हैं। क्लियर है, क्या कहा गया है कि इस छोटे से भाग के लिए जो हमारा वैद्युत फ्लक्स होगा वह कितना हो जाएगा, डी फाई ई हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब अगर यहाँ से हम एक ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, आपके समझने के लिए बताया जा रहा है। हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है। तो देखो यह जो रेखा है वेक्टर ई, अब यह वेक्टर ई कितनी भागों में डिवाइड हुआ है, दो भागों में। तो यह जो पहला भाग होता है यह होता है ई साइन थीटा। देखो इस क्षेत्र से कितना एंगल बना के चल रहा है, ये 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब कितना हो जाएगा, ई साइन थीटा। और जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यानी यह जो प्लेन होता है, यह प्लेन किसको बता देगा, ई कॉस थीटा को बता देगा। देखो परपेंडिकुलर रेखा ई साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल लाइन क्या बता देता है, ई कॉस थीटा। अब ई क्यों लगाया गया, क्योंकि इस ई का यह वियोजित घटक है। क्लियर है, तो यहाँ पे ई कॉस थीटा हो गया, यहाँ पे ई साइन थीटा हो गया। तो अब इस परपेंडिकुलर रेखा से हमें कोई मतलब नहीं होता है, हमको किस रेखा से मतलब है, इस पॉइंट से, यानी जो ये परपेंडिकुलर और यह इलेक्ट्रिक फील्ड से हमारा एंगल बना है, अब उसकी हम बात करेंगे। तो अब इसको हम क्या कर देंगे, इरेज कर देंगे, यानी इससे कोई मतलब हमारा नहीं होगा। क्लियर है, तो अब हम निकालेंगे इस अल्पांश भाग के लिए जो इस पे हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, देखो ई कॉस थीटा के, ई कॉस थीटा के और इंटू ई कॉस थीटा हो गया। और दूसरा हमारा क्या है, एरिया वेक्टर है डी ए है, यहाँ पे हम लिख देते हैं डी ए कर देते हैं। क्लियर है, देखो अब इस पृष्ठ के लिए हमने जो अल्पांश लिया था डी ए, उसके लिए जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वह कितना है, छोटा आया। एरिया छोटा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, छोटा होगा। तो डी फाई ई बराबर क्या हो गया, ई कॉस थीटा और डी ए। देखो ई कॉस थीटा और डी ए, अब यही रेखा है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, उस पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो हो गया हमारा ई कॉस थीटा और डी ए। अब हम बात करेंगे, अब इसको हम थोड़ा सा सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। तो डी फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा, वेरी सॉरी, यहाँ पे देखो डी ए है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी ए। तो ई डी ए क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, क्योंकि छोटे से भाग की बात किए हैं तो ई डी ए कॉस थीटा। अब फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर कोई दो वेक्टर होते हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी है, देन द स्केलर प्रोडक्ट, या इसी को कहा जाता है डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो जब भी कोई दो वेक्टर क्वांटिटी हो तो उनका डॉट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा होता है। तो ये हम लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है कि अगर कोई दो वेक्टर हो, उन दोनों वेक्टर का अगर हम स्केलर प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट का मतलब ऐसे बिंदु, तो इन दोनों का जो हमारा अदिश गुणनफल होगा वह क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा। अब देखो यार ए बी कॉस थीटा के आकार में यहाँ दिख रहा होगा ई डी ए कॉस थीटा।
जहाँ पे ए है, यहाँ पे ई है, जहाँ बी है, यहाँ डी है, और cos थीटा जैसे है वैसे cos थीटा दिया हुआ है। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, इसलिए डी फाई ई। अब इस फार्मूले से क्या कर सकते हैं, देखो ए के जगह पे हमारा क्या है, ई है, तो हम लिख देंगे वेक्टर ई, और डाट है तो डाट। अब बी की जगह पे क्या है हमारा, देखो बी की जगह पे क्या है, डी ए है, तो अब बी की जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी ए, और वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि हम किसकी बात किए हैं, यहाँ पे एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा हो गया कि अगर उस छोटे से भाग के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाले तो वेक्टर ई डॉट वेक्टर क्या हो गया, डी ए हो गया। अब कहता है कि अब इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए अगर हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो क्या होगा, तो हमने कहा था आपसे कल कि छोटे से भाग का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं और उसी का समाकलन कर देते हैं, तो हमारा क्या निकल के आ जाता है, उस टोटल पृष्ठ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। तो अब आइए हम इसके आगे देखते हैं। अब इसके बाद से होगा इस संपूर्ण पृष्ठ के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब क्या कहा जाएगा कि क्षेत्रफल ए के लिए वैद्युत फ्लक्स। अब क्षेत्रफल ए के लिए वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, यानी पूरे क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं तो पूरे क्षेत्रफल के लिए हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा। और यह जो फाई होगा इंटीग्रेशन ऑफ किसके हो जाएगा, इस छोटे से भाग डी फाई ई के हो जाएगा। क्लियर है मेरी बात, क्या कहा गया है कि जो संपूर्ण पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स होगा वह फाई ई होगा, और यह फाई ई इक्वल टू क्या होगा, इस छोटे से भाग का हम समाकलन कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, इस पूरे पृष्ठ का इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। तो अब इसके बाद से अब फिगर को हम इरेज करते हैं। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से होगा फाई ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो जो इंटीग्रेशन किया गया है यह किसके लिए किया गया है, संपूर्ण क्षेत्रफल ए के लिए किया गया है। तो यहाँ हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ए का मतलब क्या है, जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है वो संपूर्ण क्षेत्रफल ए के लिए किया जा रहा है। तो फाई ई इक्वल टू अब क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए, और डी फाई ई का मान जो क्या निकला कितना, ई वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। तो यहाँ लिख देते हैं वेक्टर ई और डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर डी हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या लिखा जाएगा, फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ए। अब दो वेक्टर क्वांटिटी का जब हम डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो फार्मूला भी बताया गया क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा, फिर फाई ई इज इक्वल टू, अब देखो हमको इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में करना है, एरिया के रिस्पेक्ट में करना है। तो अब इंटीग्रेशन जो होगा वह यहाँ लिख दिएगा, सॉरी ये हमारा क्या है, वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा। तो अब कह रहा है कि जो इंटीग्रेशन है वह हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल ए के लिए, यानी जो इंटीग्रेशन किया जा रहा है वह केवल एरिया के लिए किया जा रहा है। तो एरिया के अलावा जो भी क्वांटिटी होगी उसको हम इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, और जो एरिया के रिस्पेक्ट में होगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। तो देखिए यहाँ एरिया क्या बताता है हमारा, डी ए, और ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है और cos थीटा उन दोनों के बीच का एंगल, तो यह हमारा बाहर हो जाएगा। तो हम किसको बाहर कर देंगे, ई कॉस थीटा को बाहर कर देंगे, अंदर क्या बच जाएगा, इंटीग्रेशन ए और यहाँ से डी ए हो जाएगा। अब क्या कहा जाता है कि फाई ई इक्वल टू, अब देखो क्लास 12 में आप लोग जब स्टडी कर रहे होंगे तो वहां पे एक फार्मूला बताया जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इक्वल टू होता है x के, अगर x है तो x, a है तो a, b है तो b, यानी जो भी d के साथ रहेगा वही उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो d के साथ क्या है हमारा, a है, तो इंटीग्रेशन भी क्या हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लिख सकते हैं e cos थीटा, तो 1 dA का फार्मूला क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा हम सिस्टमेटिक कर लेते हैं। तो फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा,
यही हमारा क्या हो जाएगा, उस इरेगुलर शेप के लिए टोटल वैद्युत फ्लक्स कि फाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। तो क्या कहा गया है कि जब भी हम अल्पांश के लिए बात करेंगे तो उस अल्पांश के लिए हमारा मान क्या आ जाता है, डी फाई ई बराबर ई कॉस थीटा, और अल्पांश क्षेत्र का एरिया कितना हो जाएगा, डी ए। अब इनको हम थोड़ा सिस्टमेटिक किए हैं, फिर स्केलर प्रोडक्ट का फार्मूला अप्लाई किए हैं, तो हमारा क्या गया है, डी फाई ई इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। ये हमारा क्या हो गया है, उस छोटे से भाग के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब छोटे से भाग का हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया तो बड़े भाग का निकाला जाए, तो बड़े भाग के लिए हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई ई। तो छोटे भाग का हम इंटीग्रेशन कर देंगे टोटल एरिया के रिस्पेक्ट में, तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब यहाँ से ये हमारा हो गया उस संपूर्ण पृष्ठ के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। अब इतनी बात हमारी समझ में आ गई होगी। अब इस पे हम केस अप्लाई करते हैं। अब केस क्या कहता है, ऐसा करेंगे, इसमें जो केस होगा, अब कहा जाता है कि जो पहला केस इसमें हम लेंगे वो पहला केस यह होगा कि जैसे कल हमने बताया भी था कि अगर किसी प्लेन को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखते हैं तो यह हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड ई, और यह हमारा क्या हो गया, यह प्लेन हो गया। तो अब प्लेन का परपेंडिकुलर किधर होगा, इसके आउटवर्ड बाहर की ओर होगा, तो यानी इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड जब होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही इसका क्या होगा, एरिया वेक्टर। तो अगर इसका एरिया ए मानते हैं तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर ए हो जाएगा, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी इस कंडीशन में थीटा का मान कितना होता था, 0 होता था। तो पहला केस अब हम यही कहेंगे कि जब प्लेन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तब उस समय इनके एंगल जो बनेंगे वह कितना होगा, 0। जो यहाँ पे आपको बताया गया है कि यह जो है एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और यही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और यह हमारा प्लेन था। तो जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो थीटा का मान 0। तब अब इस फार्मूले को अप्लाई करिए, फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा। अब थीटा का मान कितना हो रहा है, पहले केस के लिए 0 हो रहा है, यहाँ पे हम लिख देंगे ई ए कॉस 0, और कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो जब 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ई ए। यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे तब उस समय थीटा का मान 0 होगा, तब उस पृष्ठ से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वह मैक्सिमम होगा। देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, ई ए, यानी इस एरिया से और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वह टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता है। तो इस कंडीशन में जब थीटा का मान 0 होगा तब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा यह क्या होगा, हमारा मैक्सिमम होगा। क्लियर है। अब सेकेंड केस का क्या है, तो सेकेंड केस भी कल आप लोगों को बताया गया था। देखो अब सेकेंड केस की जब बात करेंगे तो सेकेंड केस में हमने बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होते हैं, अगर इस प्लेन को हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के पैरेलल रखें यानी उसके समांतर रखें, तो जब समांतर रखेंगे तो देखो क्या होगा, जैसे यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमारे है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में हम इस प्लेन को रखे हैं तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर कहाँ होगा, ऊपर की ओर, और यह डायरेक्शन किसको बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। यानी यह जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को है और यह इसका परपेंडिकुलर है वेक्टर ए। तो अब कहता है कि इनके बीच जो एंगल बनता है, देखो यह इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चल रहा है, यह प्लेन है, तो प्लेन के परपेंडिकुलर इसका डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से और उसके बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90। यानी इस कंडीशन में हमारा क्या बनता है, 90 बनता है। कब, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड के समानांतर उस प्लेन को रखते हैं तब उनके बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है।
तब इस स्थिति में जो फाई ई होगा वह ई ए कॉस थीटा होगा। तो ई ए अब कॉस, अब थीटा का मान यहाँ कितना रख देंगे, 90 रख देंगे। तो यहाँ से 90, तो यहाँ से टोटल मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी उस कंडीशन में उस प्लेन से कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं गुजरेंगे, क्योंकि सारे क्या हो रहे हैं, पैरेलल हो रहे हैं और यह एरिया वेक्टर उनका परपेंडिकुलर हो रहा है, तो जिसकी वजह से उस पर कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमको प्राप्त नहीं होते हैं। तो इस स्थिति में जो होता है मिनिमम होता है, या इसी को हम कहते हैं 0 होता है। क्लियर है? यानी अगर 90 का मान 0 हो जाता है, सॉरी अगर थीटा का मान 0 हो जाता है तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 होता है, और वह 0 क्या बताता है कि उस पृष्ठ से कोई भी वैद्युत फ्लक्स नहीं गुजरते हैं। तो ये हमारा हो गया। कल के केस में भी हम इन दोनों केसों को डिफाइन कर देंगे, और चाहे रेगुलर शेप हो चाहे इरेगुलर हो, दोनों के लिए आप इस केस डिफाइन कर सकते हैं। क्षेत्र के परपेंडिकुलर प्लेन होगी तो उस समय थीटा का मान 0, और जब भी क्षेत्र के पैरेलल होगा तो उस समय थीटा का मान 90, तो उस समय मिनिमम फ्लक्स होता है, और जब क्षेत्र से परपेंडिकुलर प्लेन होता है तो उस समय मैक्सिमम फ्लक्स फाइंड होता है। तो अब ये इतना बात हम लोग का क्लियर हो गया होगा कि आप रेगुलर शेप के लिए भी हम निकाल सकते हैं और इरेगुलर शेप के लिए भी निकाल सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं इसके बाद ही एक बात पूछ देता है कि जो फ्लक्स होता है, यानी जो वैद्युत फ्लक्स हमारे हैं, या वैद्युत फ्लक्स हमारे पॉजिटिव फ्लक्स भी हो सकते हैं, और यही वैद्युत फ्लक्स हमारे नेगेटिव फ्लक्स भी हो सकते हैं, और यही जो फ्लक्स है ये हमारे जीरो फ्लक्स, या इसी को हम जीरो फ्लक्स भी कह देते हैं। तो सॉरी, तो जो हमारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारे पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स और जीरो फ्लक्स तीनों हो सकते हैं। तो अब यह पॉजिटिव कब होता है, नेगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है, तो आइए हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए यह हमारा शेप है, ठीक। अब इस शेप में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो अब इस शेप में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें इंटर करती है, यानी इंटर करने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है, यानी इसको अगर हम कह दें तो इनवर्ड डायरेक्शन, यानी अंदर की ओर, और अंदर की ओर आएगा तो फिर पृष्ठ से बाहर की ओर जाएगा, यानी यह कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा, इसको हम कह देते हैं आउटवर्ड डायरेक्शन, आउटवर्ड डायरेक्शन, यानी बाहर की ओर का डायरेक्शन है। क्लियर है? तो कहता है कि जब किसी पृष्ठ से वैद्युत बल रेखाएं अंदर की ओर आती है तो वह वैद्युत बल रेखाएं हमारी क्या होती हैं, नेगेटिव फ्लक्स होती हैं, और जो वैद्युत बल रेखाएं उस पृष्ठ से बाहर की तरफ निकलती हैं, यानी यह जो होता है यह हमारा पॉजिटिव फ्लक्स होता है। तो आप क्या कह सकते हैं कि अंदर की ओर आने वाला जो वैद्युत बल रेखा होगा वह हमारा नेगेटिव फ्लक्स को बताएगा, और जो उस पृष्ठ से बाहर की तरफ होता है वह हमारा क्या होता है, पॉजिटिव फ्लक्स होता है। तो अब नेगेटिव और पॉजिटिव हमारा क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या कहता है, नेगेटिव फ्लक्स किस कंडीशन में होगा, तो हम यहाँ पे बता देते हैं कि फॉर नेगेटिव फ्लक्स, जब नेगेटिव फ्लक्स की बात करेंगे बेटा, तब उस समय जो थीटा होता है वह थीटा का मान 90 से क्या होता है, एबव होता है। यानी जब नेगेटिव फ्लक्स की हम बात करेंगे तब उस कंडीशन में जो हमारा एंगल बनेगा वह एंगल क्या होगा, 90 से प्लस होगा, और 90 से प्लस
हम कोई भी वैल्यू लेके चलते हैं तो कॉस के लिए वो सारी वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। 120, 135, 150 यानी जो भी वैल्यू आप लोगे सारी वैल्यू कैसे आती है, नेगेटिव आती है। यानी जब भी हम 90 से प्लस चलेंगे, यानी 90 से प्लस का मतलब थीटा अधिक होता है, तब उस समय जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, नेगेटिव फ्लक्स होगा। अब केस सेकंड में क्या कह दोगे कि फॉर पॉजिटिव फ्लक्स, तो अब नेगेटिव फ्लक्स में कह दिया गया कि थीटा का मान 90 से प्लस होगा, तब वो फ्लक्स क्या होगा, हमारा नेगेटिव फ्लक्स होगा। अब पॉजिटिव फ्लक्स के लिए क्या कहा जाएगा कि व्हेन थीटा लेस देन 90, यानी अब मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी, और मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, थीटा। तो अब थीटा से 90 के बीच में जो भी एंगल आएगा 30, 45, 60, 90, यानी ये जो भी वैल्यू हमारे आते हैं थीटा से कम, 90 से कम और थीटा से अधिक, जो भी वैल्यू आएंगी उस कंडीशन में जो हमारे फ्लक्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव फ्लक्स है। अब यहाँ पे देख लिया जाए, अगर यहाँ पे हम कोई एरिया ले लेते हैं, यहाँ पे कोई एरिया है, यहाँ कोई एरिया है, यहाँ कोई एरिया है, तो अब जब इस वैद्युत बल रेखा आता है और इस अल्पांश पर पड़ता है, तो अब यह जो होता है, देखो अब यहाँ से ये क्या करता है, 90 से प्लस चलता है, यानी जब 90 से प्लस चलेगा तब उस समय हमारा क्या होता है, फ्लक्स नेगेटिव होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे, और यहाँ पे कहता है कि जब फ्लक्स हमारा आउटवर्ड होता है, बाहर की ओर होता है, तो इसका जो परपेंडिकुलर होता है वह इसके क्या होता है, लंबवत होता है थीटा। तो यह 90 से क्या होता है, कम होता है। तो जब 90 से कम होगा तो उस समय हमारा जो फ्लक्स होगा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद जो थर्ड केस आता है, थर्ड केस कि जीरो फ्लक्स कब होता है, तो जीरो फ्लक्स कब होगा, तो बेटा आपसे कहा गया था कि जब भी हमारा वैद्युत बल रेखा के समांतर अगर प्लेन हो जाता है, तब उस स्थिति में हमारा जो फ्लक्स होता है वह जीरो फ्लक्स होता है। यानी इस कंडीशन में, जीरो फ्लक्स की कंडीशन में थीटा का मान हमेशा कितना होता है, 90 होता है, और cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। तब उस स्थिति में उस पृष्ठ से जीरो फ्लक्स प्राप्त होते हैं। तो ये हमारा डायग्राम हो गया कि पॉजिटिव फ्लक्स, नेगेटिव फ्लक्स और जीरो फ्लक्स कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद से इरेगुलर सेल के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। अब इतनी बात क्लियर होने के बाद अब हम वेरी इजीली फाइंड कर सकते हैं गॉस का थ्योरम, यानी अब हम बहुत आसानी से गॉस प्रमेय को प्रूव कर सकते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे गॉस का प्रमेय। तो आइए अब टॉपिक शुरू करते हैं, गॉस का प्रमेय।